इस वीडियो में हम टिश्यू के पांचवें टाइप नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। देखिए, बॉडी में मसल्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन सब कुछ मौजूद होते हैं, लेकिन अगर नर्वस टिश्यू नहीं हो तो न तो मसल्स हिलेंगी, हार्ट रिदम में धड़केगा भी नहीं, और ग्लैंड्स जो है वो सही टाइम पर हॉर्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर पाएगी, पेन भी फील नहीं होगा और हम डेंजर को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए नर्वस टिश्यू मास्टर कंट्रोल टिश्यू होता है। देखिए, नर्वस टिश्यू वह टिश्यू होता है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। आसान शब्दों में कहें तो बॉडी को सोचना, समझना और रिएक्ट करना सिखाता है। नर्वस टिश्यू दो मेन कंपोनेंट से बना होता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। देखिए, जो न्यूरॉन होता है वह नर्वस टिश्यू का फंडामेंटल यूनिट सेल होती है, और ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल मैसेंजर सेल होती हैं। देखिए, न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल को प्रोसेस करना और सिग्नल को आगे भेजना। अब देखिए, इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को देखिए कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके सेल डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि अगर न्यूरॉन सेल में डैमेज होता है तो वह परमानेंट और डेंजरस होता है। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को भी समझिए। देखिए, न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं, और ये डेंड्राइट्स मल्टीपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। मल्टीपल डेंड्राइट्स यानी कि मल्टीपल इनपुट्स। उसके बाद आती है सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस सब कुछ होता है, और इसी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, और यह डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है न्यूरॉन का। यानी कि बहुत सारे इनपुट डेंड्राइट से आते हैं और सेल बॉडी में एक डिसीजन बनता है, और यह डिसीजन एक्सोन हाइलोक के थ्रू एक्सोन में पहुंचता है, और यह एक्सोन फिर इसको आगे ट्रांसमिट करता है। एक्सोन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक एक्सोन यानी कि एक आउटपुट। देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लिया होते हैं। ये न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, और इसके साथ जो इसकी माइलिन शीथ होती है, इंसुलेशन, इसको बनाने का काम करते हैं। देखिए, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्राइट्स, और तीसरे होते हैं स्वान सेल्स जो इसमें होते हैं, इसके चारों ओर। देखिए, अगर न्यूरॉन का काम सोचने का है तो जो न्यूरोग्लिया होता है ये इसको संभालने का काम करते हैं। देखिए, जो सिग्नल होता है वो न्यूरॉन के अंदर दो रूप में चलता है, पहला इलेक्ट्रिकल एक्सोन के अंदर और दूसरा केमिकल सिनेप्सिस में। एक्सोन के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इनकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि जो सोडियम होता है वह अंदर आता है और पोटेशियम बाहर निकलता है। इस वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करता है। इसमें जो माइलिन शीथ होती है, यह इस रेनवियर नोड पर जो सिग्नल होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती है। यानी कि इस पॉइंट पर जो सिग्नल होता है वह माइलिन शीथ के द्वारा उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और सिग्नल ऐसे जंप करते हुए ट्रैवल करता है। देखिए, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्ट टच में नहीं होता, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल है वह कैसे जंप करता है।
देखिए एक्सोन से एक्शन पोटेंशियल इस टर्मिनल पर पहुंचता है, वहाँ पर होता है डीपोलराइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं और कैल्शियम रिलीज होता है। उसके बाद यह कैल्शियम यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर जंप करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स में मौजूद ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके साथ बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर की तरफ आते हैं तब ये गेट्स अपने आप क्लोज हो जाते हैं। अब जो सिग्नल है वह एक्शन पोटेंशियल के थ्रू आगे ट्रेवल करता है दूसरे न्यूरॉन्स में। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है यह दो भागों में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल। सेंट्रल होता है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल होता है जो ब्रेन से नसें निकलती हैं वो, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं वो, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। अब देखिए पेरिफेरल के भी दो भाग हैं, ऑटोनोमिक और सोमैटिक। सोमैटिक यानी कि इसमें मोटर आउटपुट्स आते हैं और सेंसरी इनपुट्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ के टच में होते हैं तब यह उसका सिग्नल ब्रेन को देता है और ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एक्शन जनरेट होता है। अब देखिए जो पेरिफेरल का दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक, उसमें दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं होते या फिर जब रिलैक्स होते हैं। देखिए जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टच होता है तब हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, और यह काम बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है। इसी को ही रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब ये फिनोमिना कैसे होता है इसको समझिए। देखिए कोई स्टिमुलस है, मान लेते हैं कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, वह रिसेप्टर तक आती है। हम मान लेते हैं ये हमारी हाथ की स्किन है। यहाँ पर जो एक सेंसेशन होती है, गर्माहट जो होती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। यहाँ पर मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ये डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन आगे मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन्स जो कुछ एक्शन करने का काम करती है, यानी कि एक्शन का जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करती है। अब ये मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स से अटैच होती है, और ये मसल्स को सिग्नल देती है या फिर कमांड देती है कि हाथ को हटा लिया जाए, और वहाँ पर फिर मसल रेस्पॉन्ड करती है। अब देखिए जो सी एन एस न्यूरॉन्स होते हैं ये खुद को जनरेट नहीं कर सकते। पी एन एस न्यूरॉन्स है वो लिमिटेड मात्रा में ही रिजनरेट करते हैं, इसलिए अगर स्ट्रोक आता है तो वह परमानेंट डेफिसिट बन जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उससे परमानेंट पैरालिसिस होता है। यही रीज़न है कि जो नर्वस टिश्यू है वो उसका डैमेज सबसे डेंजरस डैमेज होता है। अब न्यूरॉन की फंक्शनल एनाटॉमी को समझते हैं, जैसे कि इसकी शेप ऐसी ही क्यों होती है। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स की, जो इसकी रिसीविंग यूनिट है। अब देखिए ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये छोटे छोटे और शाखाओं में ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होता है उसको बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर, थॉट, उसके लिए सब कुछ इनपुट है। तो जितनी ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगी उतनी उतनी ही ज़्यादा इनपुट कैपेसिटी होगी, और अगर डेंड्राइट डैमेज होता है इसका मतलब कि सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा, और जो सेंसेशन है वो डल हो जाएगी, थिंकिंग स्लो हो जाएगी।
देखिए जो सेल बॉडी होती है वो न्यूरॉन का ब्रेन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और यहीं पर डिसीजन लिया जाता है। मल्टीपल इनपुट्स यहाँ आते हैं, डिसाइड होता है कि सिग्नल आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। देखिए अगर सेल बॉडी में डैमेज होता है, जिसको हम स्ट्रोक बोल सकते हैं, तो वहाँ पर न्यूरॉन्स मर जाता है और जो इसका फंक्शन है वो परमानेंटली लॉस्ट होता है। एक्सोन इतना लंबा क्यों होता है? क्योंकि सिग्नल को दूर तक पहुंचाना होता है। ब्रेन से पैर तक कमांड जानी होती है, इसलिए एक्सोन की लेंथ ज़्यादा होती है। देखिए एक डिसीजन जो सेल बॉडी में बना है, एक्सोन उसको लंबी दूरी तक डिलीवर करने का काम करता है। अगर एक्सोन डैमेज तो पैरालिसिस या कि फिर सेंसरी लॉस हो सकता है। यहाँ पर सेल बॉडी भी सही है, मसल्स भी सही है, फिर भी काम बंद हो जाता है क्योंकि एक्सोन डिसीजन को आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब माइलिन शीथ को समझिए, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए जो माइलिन शीथ होती है यह एक्सोन को कवर करने का काम करती है और यह इस जगह पर यानी कि नोड ऑफ रेनवियर में सिग्नल को जंप करवाने का काम करती है। यह सिग्नल की स्पीड को बढ़ाती है, जिसको सोल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। यानी कि सोल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू जो माइलिन शीथ होती है वो सिग्नल की स्पीड को बढ़ाती है। अब देखिए अगर माइलिन शीथ में अगर डैमेज होता है, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, तब सिग्नल स्लो हो जाता है और वीकनेस और ट्रिमर जैसी कंडीशन बनती है और इसके साथ विजन लॉस भी हो सकता है। देखिए जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और रिपेयरिंग सपोर्ट देने का काम करते हैं और ये साथ में माइलिन शीथ को भी बनाते हैं। देखिए जो न्यूरॉन्स अगर वर्कर है तो जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये इसके मेंटेनिंग स्टाफ है। देखिए जो स्नेप्स होता है या फिर जो स्नेप्टिक क्लेफ्ट होती है, ये सिर्फ एक गैप नहीं होता, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो स्लो होता है, उसकी डायरेक्शन कंट्रोल्ड होती है और उसकी स्ट्रेंथ मॉडिफाई होती है। यही मेमोरी, लर्निंग और इनहिबिशन काम करते हैं। देखिए जो ड्रग्स या कि फिर जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं या पॉइजन्स होते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर ही वर्क करते हैं। अगर यह सिनेप्टिक क्लेफ्ट ब्लॉक यानी कि पैरालिसिस। देखिए जब शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगती है, तब वहाँ के रिसेप्टर्स उस सेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं। यह सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है। देखिए मोटर सिस्टम का काम होता है ब्रेन का डिसीजन मसल तक पहुंचाना। इसके दो डिवीजन हैं, अपर मोटर न्यूरॉन यानी कि ब्रेन और लोअर मोटर न्यूरॉन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए जो सिग्नल है वो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लोकल मसल्स तक पहुंचता है और वहाँ पर मसल्स को सिग्नल मिलता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये समझिए कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो ब्रेन को बाईपास क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ पर टाइम की कमी होती है और डैमेज से पहले रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। इसलिए जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के टच में आता है और यह सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ही ये डिसीजन ले लेता है और वह मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है।
अब नर्वस टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। नर्वस टिश्यू को कंट्रोल नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नर्वस टिश्यू होता है वह खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन हर काम को कंट्रोल करता है। मसल मूवमेंट करेगी या नहीं करेगी, ये नर्वस टिश्यू ही डिसाइड करता है। ग्लैंड हार्मोन छोड़े या न छोड़े, ये भी नर्वस टिश्यू ही तय करेगा। पेन महसूस होगा कि नहीं होगा, ये भी नर्वस टिश्यू ही तय करता है। इसलिए अगर मसल वर्कर है और ब्लड ट्रांसपोर्टर है, तो नर्वस टिश्यू डिसीजन मेकर है। न्यूरॉन की जो एक्सोन होती है वो इतनी लंबी क्यों होती है? देखिए, सोचिए कि ब्रेन से पैर तक एक कोई कमांड भेजनी है, और अगर न्यूरॉन छोटा होता तो जो सिग्नल है वो बार बार टूटता, स्पीड भी कम होती और रेस्पॉन्स भी स्लो होता। इसलिए न्यूरॉन के पास लंबी एक्सोन होती है जो डिस्टेंस कवर करती है और सिग्नल को तुरंत पहुंचाती है। अब ये समझिए कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड क्यों नहीं करते। देखिए, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है, और स्पेशलाइजेशन बढ़ने पर डिवीजन की कैपेसिटी घट जाती है। इसका मतलब कि जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके न्यूरॉन्स में अगर डैमेज होता है तो वह परमानेंट होता है, और स्ट्रोक के बाद अगर रिकवरी की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड होती है। इसलिए ब्रेन इंजरी को सबसे डेंजरस इंजरी बोलते हैं, और वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी उतनी ही डेंजरस होती है। देखिए, जो माइलिन शीथ होती है वो न्यूरॉन की इंसुलेशन होती है। इससे जो सिग्नल है वो जंप करता है, स्पीड बढ़ती है, और अगर माइलिन शीथ न हो तो सिग्नल स्लो होगा, कोऑर्डिनेशन खराब होगा, और जो रिफ्लेक्स है वो लेट होगा। देखिए, जो स्नैप्स होते हैं वो सिर्फ गैप नहीं होते हैं, यहाँ पर सिग्नल जो है एम्पलीफाई भी हो सकता है, यहाँ पर सिग्नल ब्लॉक भी हो सकता है, और यहाँ सिग्नल की डायरेक्शन तय होती है। मेमोरी, लर्निंग और इनहिबिशन सब कुछ सिनेप्स पर ही डिसाइड होता है। ड्रग्स, एनेस्थीसिया और पॉइजन, ये सब सिनेप्स को ही टारगेट करते हैं। इसलिए सिनेप्स यानी कि कंट्रोल पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो रिफ्लेक्स है वो ब्रेन को बाईपास क्यों कर देता है? क्योंकि रिफ्लेक्स का मेन गोल होता है डैमेज से पहले रिस्पॉन्स करना। अगर हाथ गर्म चीज़ पर है और ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ब्रेन डिसाइड करेगा, वापस सिग्नल आएगा, तब तक टिश्यू जल चुका होगा। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ही इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, और ब्रेन को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है। सेंसरी लॉस डेंजरस क्यों होता है, जबकि पेन लॉस पेशेंट को अच्छा लगता है? देखिए, जो पेन होता है वो वार्निंग सिग्नल होता है। अगर पेन नहीं होगा तो इंजरी भी पता नहीं चलेगी, और बर्न, अल्सर ये नोटिस ही नहीं होंगे, और इन्फेक्शन बढ़ेगा। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नर्व डैमेज होता है लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर की वजह से, और जो मेनली हाथ और पैरों को अफेक्ट करता है। देखिए, जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है, वहीं पर जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन के कम होने का मतलब कंट्रोल हट गया, और जो मसल है वो ओवर एक्टिव हो जाएगी। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन कम होता है तो मसल तक कमांड ही नहीं पहुंचेगी, और मसल इनएक्टिव हो जाएगी। सोचिए कि अगर आपको हर सांस कॉन्शियसली लेनी पड़े और हर हार्ट बीट को याद रखनी पड़े, तो लाइफ कितनी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए डाइजेशन, हार्ट रेट, बीपी, ये सारी ऑटोनोमिक एक्टिविटी को अनकॉन्शियस कंट्रोल में रखा गया है। नर्वस टिश्यू डैमेज सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होती,
और जो कंट्रोल है वो परमानेंटली लॉस्ट होता है। रिकवरी भी लिमिटेड होती है। देखिए जो मसल डैमेज होता है वो रिपेयर हो सकता है, और जो बोन फ्रैक्चर है वो भी हील हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो ये है लाइफ लॉन्ग डेफिसिट बन जाएगा। इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।